हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पहला अपना टॉपिक करने जा रहे हैं यूनिट 3 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का, जिसमें है बेसिक ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड टाइप्स। सो आपका आता क्या है क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ। बेसिक्स में से ये आपको पूछ लेता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क एंड डैम्पिंग टॉर्क के बारे में। इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, होता क्या है, इनका एक ग्राफ भी होता है बेसिक छोटा सा, जिसमें आपको रिलेशन भी दिखा है। या तो ये पूछ लेता है या इसके बाद इसके टाइप में पूछ लेता है। इसका टाइप जो होते हैं हमारे कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है या फिर सेकेंडरी है। सेकेंडरी के भी अलग अलग टाइप हैं, उसमें से पूछ सकता है। तो यही क्वेश्चंस इसमें से रहते हैं। बाकी और भी पूछ सकता है कि भाई डीसी इंस्ट्रूमेंट, एसी इंस्ट्रूमेंट क्या है। ये आप वाइवा में भी लोग पूछ सकते हैं। जब आपका वाइवा होगा प्रैक्टिकल्स का, तब भी लोग पूछ सकते हैं कि डिफ्लेक्टिंग कौन सा है, टॉर्क कौन सा है। तो उसके हिसाब से भी जो आपका ये बेसिक्स वाला जो टॉपिक है ये आपका इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपके टाइप्स से स्टार्ट कर रहा हूं मैं कि क्या क्या टाइप होते हैं। तो आपके टाइप्स में दो टाइप हैं। सबसे पहला आपका होता है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स, एंड सेकंड जो आपका टाइप है वो है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स। तो आपके जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो या तो रहेंगे एब्सोल्यूट या रहेंगे सेकेंडरी। सो हमारे जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है ये क्या है, क्वांटिटी जो कि मैं मेजर कर रहा हूं उसको उस इंस्ट्रूमेंट के कांस्टेंट या फिर डिफ्लेक्शन की टर्म्स में दे देंगे। मान लीजिए ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है, तो मेरे को कुछ और कंपेयर और कैलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। ये मेरे स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है मेरा, ये किसी और के साथ मुझे करने की जरूरत नहीं है कैलिब्रेट। इनमें जो डिफ्लेक्शन आएगी या फिर जो भी इनका इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग मेरे को जो भी क्वांटिटी में मेजर कर रहा हूं वो मुझे मिल जाएगी। ये हम लोग वहां यूज करते हैं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट रहते हैं आपके, वो लोग यूज करते हैं। वो अपनी तरह से उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो एब्सोल्यूट होता है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स जो हम लोग लैब में यूज करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट जनरली किसी एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से ही, मान लीजिए ये सेकेंडरी है तो ये पहले कैलिब्रेट होगा इस एब्सोल्यूट वाले के अकॉर्डिंगली ही काम करेगा, उससे कंपैरिजन होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कोई और जो सेकेंडरी है, एक और कोई मान लीजिए सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है, वो पहले से कैलिब्रेटेड है, उससे कैलिब्रेट करके मैं अपना जो है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का वर्क करता हूं, एंड देन उससे अपना जो मेजर्ड वैल्यू है, जो मेजर्ड क्वांटिटी है, उसको चेक करता हूं। तो ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब अगर सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में अगर कल को आपको कोई पूछने लग जाए वाइवा में या कहीं पर कि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट किस तरह के होते हैं, तो मैं आपको हल्का सा बता देता हूं कि ये होते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहला इंडिकेटिंग, देन उसके बाद है रिकॉर्डिंग, एंड उसके बाद है आपका इंटीग्रेटिंग। सो आपका इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि वोल्ट मीटर, रिकॉर्डिंग वाले भी आपके जो सीआरओ एंड इस तरह से रहते हैं। ठीक है, इसके कोई आप डेप्थ में नहीं जाएगा, तो हम लोगों को भी जरूरत नहीं है इसके डेप्थ में जाने का। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक चालू कर लेते हैं, जो कि है हमारा, पूछ सकता है वो सिर्फ वाइवा के लिए है ये वाला भी, कि भाई आप बताइए डीसी इंस्ट्रूमेंट क्या है और एसी इंस्ट्रूमेंट क्या है। अगर आप ये बोल देंगे कि ये डीसी करंट के लिए, ये एसी करंट के लिए, तो ये समवट सही है, पर आपको एग्जामिनर जो है, जो आपका वाइवा लेने आया है, वो मार्क्स नहीं देगा। वो सोचेगा यार इतना बेसिक चीज तो कोई भी बोल दे, डीसी इंस्ट्रूमेंट डीसी चेक करेगा, उस तरह नहीं है। तो इसमें क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट की डिफ्लेक्शंस है आपकी, जो आपकी डिफ्लेक्शंस रहेंगी वो प्रोपोर्शनल है टू द करंट या फिर वोल्टेज, और ये सिर्फ डीसी मेजरमेंट के लिए। तो अब
आप इस तरह बोलेंगे तो ज्यादा बेटर लगेगा। जैसे कि एक एग्जांपल भी आप दे सकते हैं डीसी इंस्ट्रूमेंट का, PMMC, दैट इज परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। आगे आप पढ़ेंगे इसके बारे में डेप्थ में, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। देन AC भी है आपका। इसमें क्या होता है, आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड करंट रहता है इसमें, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो यूटिलाइज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड करंट फॉर देयर ऑपरेशन। तो तब ये जाके AC मेजरमेंट करते हैं। तो अगर आप इस तरह से अगर बोलेंगे, आप टर्म्स का यूज करेंगे तो एक ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। और जो भी आपके इंडक्शन वाले हैं इंस्ट्रूमेंट, जो भी आपके इसका एग्जांपल हो गया इंडक्शन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे तो वो सारे फॉल करते हैं इस कैटेगरी में। सो आई होप ये आपको समझ आया हो। अगर एग्जाम में भी आ जाए, वैसे आया नहीं है तो अभी आप लिख सकते हैं, पर अगर वाइवा में पूछा जाए तो अभी आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, खाली डैम्पिंग पूछ सकते हैं, कंट्रोलिंग पूछ सकते हैं। एसेंशियल्स क्या है आपके इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के, तो उसको समझाने के लिए मैं आपको, मान लीजिए ये मेरा एक कोई इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए एमीटर भी ऐसे ही कुछ होता है, और इसमें रीडिंग है 0, 5, 10, 25 तक, ऐसे कुछ भी चल रहा है, ठीक है। इन कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए मैं इसे यूज करूंगा। सो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क सबसे पहले जो मेरा है वो क्या करता है कि जो आपका सिस्टम है, मान लीजिए जो मेरा ये इंडिकेटर है ये रेस्ट पर है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मेरा इस जो मेरे इंडिकेटर को रेस्ट से आगे ले जाने का काम करता है। मेरा जो इंडिकेटर है उसको आगे ले जा रहा है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब ये हो किस वजह से सकता है, जो भी आपका मैग्नेटिक इफेक्ट है, या फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, या फिर आपका हीटिंग इफेक्ट है, उसकी वजह से आपका पॉइंटर मूव कर सकता है, या फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट है। तो इन इफेक्ट्स की वजह से आपका जो ये पॉइंटर है ये रेस्ट स्टेट से मूव कर सकता है, ठीक है। बट अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मैं नॉर्मल छोड़ दूं तो ये तो बिल्कुल ऐसे घूमता रहेगा। सो देयर शुड बी सम कंट्रोलिंग टॉर्क। तो कंट्रोलिंग टॉर्क वही होता है कि अपोज करता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को, और ये इक्वल रहता है, इसके समवट इक्वल रहता है, तो इसको ये रोकता है। ये अगर ये इधर जा रहा है तो इसको अपोज करता है, नहीं तो क्या होगा कि इन इफेक्ट्स के कारण ये आगे जाता रहेगा। सो उससे मुझे पता लगता है कि मेरा मेजरमेंट क्या है। सो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, इसका स्टेटमेंट भी मैं पढ़ देता हूँ कंट्रोलिंग टॉर्क का। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट ऑफ मूविंग सिस्टम वुड समवट इंडेफिनिट, तो इंडेफिनिट रहेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अगर खाली डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रखूंगा तो जो मूवमेंट ऑफ सिस्टम है वो इनडेफिनिट रहेगा। सो अनलेस सम कंट्रोलिंग टॉर्क एग्जिस्ट वी कैन नॉट स्टॉप इट। तो अगर हम एक कंट्रोलिंग टॉर्क होगा तभी हम इसको रोक पाएंगे। सो ये दोनों आई होप आपको क्लियर हो गए हों, इजी है, आप बना के अपने इंग्लिश में नॉर्मल लिख सकते हैं जब आपको एग्जाम में आए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने भी देखा होगा लैब में, जब आप करते हैं तो एकदम से यहाँ पर पहुंचा और फिर ऐसे ऐसे ऑस्किलेशंस होता रहता है, ऑस्किलेशंस होता रहता है। ये ऑस्किलेशन होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों की वजह से। एक आगे ले जा रहा है, एक उसको कंट्रोल कर रहा है, पुश कर रहा है, तो ऐसे ये ऑस्किलेशन होता रहेगा और फिर थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि वो ऐसे स्टेबल आके इधर रुक जाएगा, फिर आप रीडिंग नोट कर लेंगे। तो ये डैम्पिंग टॉर्क का काम है कि ऑस्किलेशंस को अवॉइड करें, इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं डैम्पिंग टॉर्क। तो अगर ये ज्यादा रहेगा तो ये अच्छा है कि हमें जल्दी से स्टेबल हो जाएगा और रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं तो ये एस्पायर्ड होता है कि आपका ये जो डैम्पिंग टॉर्क है ये ज्यादा रहे, और ये जो डैम्पिंग टॉर्क है ये आपका
अपोज करता है मूवमेंट ऑफ पॉइंटर को ये भी, एंड ऑपरेट करता है ओनली व्हेन द सिस्टम इज मूविंग। सो और इसका मैं और बता देता हूं कि जो आपके डैम्पिंग की जो 3 कंडीशंस हैं उसका एक ग्राफ मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए ये मेरी रेस्टिंग पॉइंट है। अगर आई होप आपको पता होगा ओवर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड और डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड किस तरह की कंडीशंस होती हैं। तो अगर आ जाता है कभी तो अंडर डैम्प्ड के लिए कुछ इस तरह से बनता है कि पहले ऊपर जाएगा फिर धीरे 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 आके यहाँ पर स्टेबल हो जाएगा। रेस्टिंग पॉइंट ऐसे घूम रहा था ऐसे ऐसे होके, अगर मैंने डैम्पिंग टॉर्क जो है अपना अंडर डैम्प, जैसे मान लीजिए मुझे कुछ रखना चाहिए था, T1 रखना चाहिए था पर मैंने उससे कम रखा, तो इस तरह की मेरी जो है यह आपका डिफ्लेक्शन है इधर, और यहां पर आपका टाइम है। तो डिफ्लेक्शन और टाइम में कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। अगर आपने क्रिटिकली डैम्प रखा है तो आपका स्मूथ इस तरह का बन जाएगा। देन अगर आपने पर ओवर डैम्प कर रखा है कि आपने इसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो ये कुछ इस तरह का आपका बन जाएगा रेस्टिंग पोजीशन पे। तो आपका ये ओवर डैम्प आपको नहीं करना है, आप कोशिश करिए क्रिटिकली डैम्प ही रखें। जब भी आप कभी कैलिब्रेट भी कर रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंट को तो आपको ये कोशिश करना पड़ता है कि आप, मैं लिख भी देता हूं इधर कि ये है आपका ओवर डैम्प्ड कंडीशन, ये आपको बुक्स में मिल जाएगा और ये पूछ भी लेते हैं कभी कभार तीनों में, आप बताइए किस तरह से बनेगा। ये क्रिटिकली डैम्प्ड और ये आपका अंडर डैम्प्ड। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो। प्लीज हमारे प्लेलिस्ट चेक करें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो आपका आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।